Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 12 business studies chapter 1 nature and significance of management. The code of this video is #61. लास्ट वीडियो में जो है #60 में मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का डिफाइन एक्सप्लेन किया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन की जो कि हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ में या फिर मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ते हैं. सो इन टुडेज क्लास विल डू कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. MCQ में क्या आ जाएगा, आपको MCQ में किस फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपको 4 फीचर्स दे रखे होंगे, उनमें से एक रॉन्ग होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर किसी टर्म का मीनिंग भी पूछ सकते हैं. तो जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, चाहे NCERT करें या कोई भी रिफ्रेशर, उसका डिटेल में जो है मतलब थ्योरेटिकल उसमें लिखा होगा. यहाँ पर मैं आपको उन सब के मीनिंग बता रही हूँ. आप एक बार अपनी बुक पढ़ लीजिएगा और मेरे से समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है मैनेजमेंट का. फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको डिफाइन लास्ट क्लास में बता दिया था. मीन्स जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना ही मतलब उसका मोटिव होता है. तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर क्या है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना बाय 15%, बाय 20%, या फिर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना. ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. तो फर्स्ट क्या है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है हर एक मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, हर कंपनी को जो है अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है. अगर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी तो वो मार्केट में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. मतलब हम टारगेट सेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी टारगेट सेट करते हैं. आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, आपने भी अपना कोई ऑब्जेक्टिव बनाया होगा, जैसे टू स्कोर 90% मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है. वैसे ही किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 20%, टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 50 करोड़ रुपीज़. ठीक है ना, तो ये है ऑब्जेक्टिव. बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी कंपनी जो है वो वर्क नहीं कर सकती, वो केओस में हो जाएंगे. क्यों, कैसे केओस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में वर्क करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट एक्टिविटी. डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कैसे है कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है. मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. इन सब सारे जो फंक्शंस हैं, इन सब से मिलकर क्या बनता है, मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्टिविटी है, और इसके सारे फंक्शंस, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, वो सब वर्क करते हैं. किसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं या किस चीज़ के लिए वर्क करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इज ग्रुप एफर्ट. ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में काम कर रहा. मैंने आपको डिफाइन में भी बताया था कि मैनेजमेंट इज वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स. ठीक है ना, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है. कोई भी कंपनी जो है वो एक सिंगल पर्सन से जो है वो नहीं चल सकती. कोई भी फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, उसको किसी ना किसी की हेल्प की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. अगर आप अपने नियर बाय घर के आसपास शॉप्स भी देखें तो वहाँ पर भी आप मैनेजमेंट के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का ऑफिस है, और किस चीज़ का ऑफिस है उसका, या किसी चीज़ की शॉप है. फॉर एग्जांपल ये गारमेंट सेल करने की शॉप है, तो वो वहाँ पर भी उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे वर्कर्स अपने अंडर में रखे होंगे. एक कैशियर भी रखा होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा होगा, एक क्लीनिंग के लिए कोई पर्सन भी रखा होगा. तो ये एक ग्रुप एफर्ट है. मतलब जब तक सारे पर्सन जो है ऑन टाइम अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, तब तक जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाता है. ठीक है ना, एक बड़ी सी कोई भी कंपनी का हम नाम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल डेलॉयट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. अगर हम किसी बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं. कैसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग लोग काम करते हैं. कैशियर भी है वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड भी है, आपकी पासबुक में एंट्री करने के लिए भी है. तो बहुत सारे लोग हैं आप वहाँ पर. तो वो क्या है, एक पूरा ग्रुप है. मतलब आपका बैंक के ऑपरेशंस भी तभी सक्सेसफुल हैं जब तक
जब वो ग्रुप में एफर्ट करेंगे। मतलब कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है ये सारा काम तो परफॉर्म कर नहीं पाएगा, तो सारे एफर्ट्स जो हैं वो ग्रुप के होते हैं। बिना ग्रुप के मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैनॉट बी टच्ड, ठीक है ना, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे दिस गुड इज इंटेंजिबल, कोई भी सामान होता है उसको हम गुड कहते हैं और ये टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब इसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, बट मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल, इसको मैं फील कर सकती हूँ। कैसे हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं? मैं एक बिल्कुल घर की बात एक करती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। आप किसी के घर में गए और आपको वहाँ पर जो है सब कुछ चीज़ें बिल्कुल मतलब अपनी जगह पर रखी हुई दिखी, बहुत क्लीनलीनेस दिखी, और मतलब जो आप ऑन टाइम आए, आपको बिल्कुल टाइम से डिनर मिला, ठीक है ना, टाइम से ही आप चले गए, तो आप कहोगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका। मैनेजमेंट मतलब आपने फील किया, उसको महसूस किया। ये कोई सामान नहीं है ऐसे जिसको आप देख पाओगे, ठीक है। किसी कंपनी का अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो अगर वहाँ पर सब चीज़ें ऑर्डर में प्लेस हो, एम्प्लॉयज़ टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, सब चीज़ों की अपनी अपनी एक जगह हो, कोई भी मतलब हार्मनी जो है वो डिसबैलेंस ना हो, तो आप क्या कहोगे? यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप होटल्स रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो कहते हो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सब काम ऑन टाइम इफेक्टिवली एफिशिएंट परफॉर्म हो रहा है, कोई क्योस नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है। नेक्स्ट इज मतलब इट्स प्रेजेंस कैन बी फील, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। मैनेजमेंट जो है हमेशा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। बिहेवियर हम किसका इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? एम्प्लॉयज़ का, मतलब ह्यूमन का, है ना। तो बिहेवियर को हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? जितने भी कंपनीज़ हैं, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, एमएनसी हो या फिर डोमेस्टिक हो, तो सब में जो है ह्यूमन रिसोर्स वर्क करता है, और जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना मतलब उसको मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेट करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं उसमें? मतलब उसको टारगेट असाइन करना, उसको अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव की वैल्यू बताना, उसको ये बताना कि अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो उससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो उससे एम्प्लॉयज़ को भी तो बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़ को भी तो बोनस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप लोगों ने चक दे मूवी देखी होगी, चक दे मूवी में जो टीम थी, टीम में 2 लड़कियाँ थी, एक की शॉर्ट हाइट थी बॉयकट और एक जो टॉल सागरिका आई थिंक। तो उन दोनों के बीच में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से पूरी टीम को लॉस होता था। तो कहीं ना कहीं उनके कोच ने या फिर उनके लीडर ने जो है उनको उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया कि अगर तुम आपस में इस तरीके से लड़ते रहोगे तो इससे पूरी टीम का लॉस होगा, और टीम का लॉस मीन्स हमारी पूरी कंट्री का लॉस, नेशन का लॉस। तो इसी तरीके से जो है मतलब आपके ब्रेन को, आपके दिमाग में समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि ग्रुप एफर्ट कितना ज़रूरी है, आपस में मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी मेंटालिटी मैच होती है या नहीं होती आपको, बट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंसेस कर रहे हैं, आपको टीम में वर्क करना सिखा रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, टीम में तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपस में बनती नहीं है। बट ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी आप कंपनी में वर्क करते हैं, किसी स्कूल में वर्क करते हैं, कॉलेज में वर्क करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। तो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन फोर्स या फिर कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। मैनेजमेंट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग फोर्स है। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल, आपस में तालमेल बिठाना, सिंक्रोनाइजेशन इन द एफर्ट्स। देखिए कोऑर्डिनेशन का एक मैं अगर आपके वर्क में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। DID देखते हैं आप, डांस इंडिया डांस, उसमें जैसे 2 पर्सन मिलके एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों के एफर्ट्स, उन दोनों के स्टेप्स में आप कोऑर्डिनेशन देखते हैं। अगर एक घूम रहा है तो दूसरा भी घूम रहा है साथ के साथ। अगर एक घूम रहा है और दूसरा नहीं घूम रहा है या ऑन टाइम नहीं घूम पाता तो फिर वो क्या कहते हैं? जजेस की कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट में भी जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देती हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये कह रहे हैं एम्प्लॉयज़, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टीम जो है, सेल्स टीम जो है, वो लोग कह रहे हैं कि कस्टमर जो है और प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड ज़्यादा है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या कहा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करिए सामान की। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है हाउ मैं कैसे करूं बताइए आप, मेरे पास तो फंड्स अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स हियर वी कैन सी द फॉल्ट ऑफ फाइनेंस department, because finance department is not providing funds to the production department, and this will leads to the shortage of funds or shortage of sales और shortage of product। मतलब फंड्स की कमी होने की वजह से या फाइनेंस मैनेजर ने जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स प्रोवाइड नहीं किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से वो ऑन टाइम जो है आगे फर्दर प्रोडक्शन करने में अनेबल था और सेल्स हैम्पर हुई और कस्टमर भी जो है वो एक तरीके से कस्टमर्स की चेन जो है वो ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है। तो आई होप दिस यहाँ तक आप लोगों को कोऑर्डिनेशन तक क्लियर है। नेक्स्ट इज वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। ये मैंने आपको डिफाइन में भी बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। खुद भी काम करना, खुद मतलब लोगों के साथ काम करना और लोगों से काम भी करवाना, ठीक है ना। कैसे, मैं बहुत एक इसका अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जैसे एक मैनेजर है, उसने उसको ये आर ओ सेल करने हैं, ठीक है, पूरी दिल्ली में। तो वो खुद तो काम करेगा, बट साथ में उसके अंडर 4-5 जो है जो सेल करते हैं, जो सेलर्स हैं, मतलब सेल्स टीम के और पर्सन्स भी होंगे, एम्प्लॉय उसने कर रखे होंगे, और वो सब मिलकर क्या करेंगे, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, जैसे नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट और साउथ दिल्ली में जो है अपने आरओ को जाके सेल करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो विद मतलब उनके साथ भी काम कर रहे हैं और उनके द्वारा मतलब मिलकर और उनसे काम भी कराना और उनके साथ खुद भी काम करना। अगर आप सोचेंगे आप खुद कोई काम ना करें और सब कुछ सिर्फ ऑर्डर देते रहें तो ऐसा नहीं होता। आपको एम्प्लॉयज़ से काम लेने के लिए उनके साथ काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री में अगर आप जाइए, आपको वर्कर्स के सिर पे खड़ा रहना पड़ता है काम कराने के लिए। 24 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है, जितना टाइम काम करते रहेंगे आपको भी काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। लास्ट फंक्शन इज डायनामिक डिसिप्लिन। डायनामिक मीन्स चेंजिंग, सो मैनेजमेंट इज अ चेंजिंग डिसिप्लिन। चेंजिंग डिसिप्लिन क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि ये जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है और एक ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। एनवायरनमेंट डायनेमिक क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो मैनेजमेंट को जो है इन सारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। अब कोई भी कंपनी है, जितनी भी कंपनीज हैं, हम देखते हैं कि कोविड की वजह से उनको सबको लॉस हुआ। तो ये पेंडेमिक का आना, ये क्या है, एक डायनामिक, ये एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो अगर मैनेजमेंट जो है, कोई भी कंपनी सक्सेसफुल होना चाहती है तो, या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो वो जो है हमेशा अपने कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी। और वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होंगे? अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंसेस या फैशन चेंज हो जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले लो वेस्ट जीन्स का फैशन था, बट अब कस्टमर का जो है डिमांड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, वो कहता है मुझे हाई वेस्ट चाहिए। तो आप क्या कहोगे, मेरे पास तो लो वेस्ट है, लेना है तो ले वरना मत ले। ऐसा तो नहीं होता ना। यू विल प्रोवाइड दोज प्रोडक्ट टू द कस्टमर विच इज रिक्वायर्ड बाय हिम और हर, और विच इज़ डिमांडेड बाय हिम, जो वो डिमांड कर रहा है, जिसकी उसको ज़रूरत हो, चाहे आपके पास अवेलेबल हो या ना हो। धीरे धीरे आपको अपनी कंपनी, फर्म या अपने ऑफिसेस या अपने शॉप्स में भी जो है उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है या फैशन के अकॉर्डिंग जो गुड्स को जो है वो रखना पड़ेगा टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। सो आई होप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.